नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। एक बार फिर मैं आपके सामने हूं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर, जहां पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ईएमआरएस एग्जाम के बारे में। ईएमआरएस का फुल फॉर्म होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ये जो स्कूल्स थे इनको बनाया गया था जो आपके ट्राइबल्स होते हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए। आइए जान लेते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट, शॉर्ट में इसको नेस्ट्स के नाम से हम लोग जानते हैं, एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया ताकि ट्राइबल्स जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन दी जा सके। अब यहां पर क्या होता है कि टीचर्स की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली जाती है और एवरी ईयर ये वैकेंसी हमें देखने के लिए मिलती है। ये दो लेवल पर वैकेंसी टीचिंग पोस्ट के लिए निकाली जाती है। अगर हम बात करते हैं तो ये होता है टीजीटी एंड पीजीटी। तो टीजीटी और पीजीटी लेवल पर इस वैकेंसी को निकाला जाता है। आप अगर एलिजिबल होते हैं टीजीटी और पीजीटी में तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। तो ये टीचिंग पोस्ट होती है। इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी जो है वैकेंसीज आती हैं, जैसे कि आपका लैब असिस्टेंट होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइब्रेरियंस होते हैं। इन सभी के लिए भी पोस्ट यहां पर निकाली जाती है। टीचिंग वैकेंसीज के लिए अगर हम बात करते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटीज होती हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट्स क्या होती हैं, आज के इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलने वाली है। बहुत मेहनत रिसर्च के साथ ये वीडियो बनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स के थ्रू एप्रिसिएशन भी जरूर दीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं ईएमआरएस के लास्ट नोटिफिकेशन की, ईएमआरएस का लास्ट नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिला था अगस्त 2023 में। तो टीजीटी के लिए नोटिफिकेशन और पीजीटी के लिए नोटिफिकेशन, दो अलग अलग नोटिफिकेशन आए थे जुलाई एंड अगस्त में। अगर हम बात करते हैं अभी अगले एग्जाम का नोटिफिकेशन कब देखने के लिए मिलेगा, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जनवरी 2025 में ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाए। तो चलिएगा आगे चलते हैं, जान लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, क्या क्या इस एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, आप सभी से डिटेल में समझते हैं। इसमें टोटल आपके 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली पार्ट 6 होते हैं, लेकिन जो काउंटिंग वाले होते हैं वो 5 पार्ट्स ही होते हैं। अगर मैं बात करता हूं पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में आपके जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कंप्यूटर की जो नॉलेज होती है वो आपसे पूछी जाती है 10 नंबर के लिए। और पार्ट 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड आता है आपका 10 नंबर का। इसके बाद में आता है पार्ट 5। पार्ट 5 रिलेटेड होता है डोमेन नॉलेज से। तो आपके ईएमआरएस टीजीटी में आपका जो मेन सब्जेक्ट है जिससे आप एग्जामिनेशन देंगे, अब ये कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उस पर भी मैं बताऊंगा अभी। जैसे कि आपने मान लिया हिंदी से दे दिया टीजीटी, इंग्लिश से आपने टीजीटी भरा है, मैथमेटिक्स से भरा है, या साइंस से भरा है, या सोशल साइंस से आपने भरा है, तो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से आपने भरा है तो उसकी डोमेन नॉलेज आपसे पूछी जाती है यहां पर। तो डोमेन नॉलेज में होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होता है, डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो ग्रेजुएशन का होता है, यानी ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी होती है और केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एनईपी 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन, खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया एंड द अदर सिमिलर प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये केवल उन सभी से पूछा जाता है जो पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाकी जो लोग हिंदी से कर रहे हैं, इंग्लिश से कर रहे हैं, उनसे ये वाले खेलो इंडिया प्रोग्राम वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं इसका जो स्ट्रक्चर रहता है डोमेन वाला, सब्जेक्ट नॉलेज वाला, तो ये 80 नंबर का होता है। इसमें डिवीजन क्या होता है, 65, 10 और 5, यानी 65 नंबर की आपकी डोमेन नॉलेज होती है। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी आपकी 10 नंबर की होती है और एनईपी 2020 से आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल मिला के 80 हो गया। अब हम देखें तो 120 नंबर का जो है क्वेश्चन हो गया, और आपका टोटल जो टाइम है उसमें वो 3 घंटे का आपको दिया जाता है। 3 घंटे में आपको ये कंप्लीट करना होता है। लेकिन पेपर यही खत्म नहीं होता, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि होता है आपका पार्ट 6। पार्ट 6 जो होता है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को लेकर होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप इस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाले पार्ट में अगर असफल हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं तो आपके स्टार्टिंग के 5 पार्ट भी चेक नहीं करे जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें पास होना बहुत जरूरी होता है। इसके 30 क्वेश्चंस आते हैं टीजीटी में। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होती है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड द रीजनल लैंग्वेज। तो 3 लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। रीजनल लैंग्वेज आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वहां पर। तो 10 मार्क्स की ईच लैंग्वेज पूछी जाती है, 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश एंड 10 नंबर की रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फैक्ट ये है कि भैया दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन द नेचर ओनली, ये क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं, ठीक है।
विद द मिनिमम ऑफ द 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रत्येक लैंग्वेज में आपको 40% नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। यानी कि 10 नंबर की हिंदी अगर आ रही है तो उसमें 4 नंबर आपके आने चाहिए अगर आप इस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाले टेस्ट में पास होना चाहते हैं तो। ठीक है, सो आगे लिखा हुआ है कि पार्ट 1 to 5 of the candidate will not be evaluated if or he or she fail to attain qualifying marks in the part 6। तो अगर पार्ट 6 में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आते हैं 40% ओवरऑल, यानी कि 30 नंबर का पेपर होता है और 3 चौका 12, मतलब 12 नंबर आपके आने चाहिए तीनों लैंग्वेज को मिलाकर। अगर 12 नंबर नहीं आते हैं आपके पास में तो आप इस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के टेस्ट में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाकी के 5 पार्ट भी चेक नहीं होंगे, फिर आपका पूरा कैंडिडेट चला जाएगा उस ईयर का। ठीक है, आप फेल माने जाएंगे। तो टोटल इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं 120 मार्क्स के लिए, और आपको 3 घंटे का समय इसको करने के लिए दिया जाता है। और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं पीजीटी के एग्जाम के लिए। अब पीजीटी के बारे में थोड़ा कुछ समझ लेते हैं कि पीजीटी का जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या रहता है। इसमें आपके पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है 10 नंबर के लिए। इसमें आपका पार्ट 2 होता है जिसमें आपका रीजनिंग एबिलिटी आता है, 10 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के। इसके बाद में पार्ट 3 होता है जिसमें नॉलेज ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर नॉलेज होती है आपकी 10 नंबर की। और पार्ट 4 इसमें होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के लिए। पार्ट 5 जो होता है ये भी इसमें आपका डोमेन नॉलेज से रिलेटेड होता है। आप जिस सब्जेक्ट से पीजीटी का एग्जाम देते हैं उसी से रिलेटेड नॉलेज इसमें पूछी जाती है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस एज ऑन NEST वेबसाइट अंडर द रिक्रूटमेंट हेडिंग द emrs.tribal.gov.in, मतलब डिटेल सिलेबस दिया गया है पीजीटी के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देन एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी होती है, केस स्टडी होती है। ठीक है, साथ में NEP 2020 इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें 70 नंबर का डोमेन नॉलेज है, 5 नंबर की एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग है, पेडागोजी है, 5 नंबर का आपका इसमें NEP 2020 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये जो आप ये एग्जाम पैटर्न देख रहे हैं, ये 2023 के एग्जाम के बेसिस पर मैं बता रहा हूं। अगर कोई अदर चेंजेस होंगे इसमें तो मैं आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है उसके बाद में उसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलिएगा। तो टोटल मिला के देखे जाएं 130 क्वेश्चंस होते हैं, 130 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाता है। लेकिन इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, पार्ट 6। तो पार्ट 6 आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, जो आपके 20 क्वेश्चंस का होता है, इसमें 20 मार्क्स का होता है। इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, केवल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, जैसे टीजीटी में था। इसमें आपको 40% नंबर लाने होते हैं ईच लैंग्वेज में। तो 2 लैंग्वेज आपसे पूछी जाती हैं, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। 10-10 नंबर की पूछी जाएगी, इसमें रीजनल लैंग्वेज नहीं आती है। तो आपको दोनों में 4-4 नंबर लाने जरूरी है 10 में से, यानी टोटल 8 नंबर आपके आएंगे 20 में से, तो आप इसको क्वालिफाई माने जाएंगे। और प्रत्येक लैंग्वेज में 4-4 नंबर लाना जरूरी होता है, तभी आपका आगे इसमें चेक होता है। पहले लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक होगा 20 क्वेश्चन, अगर आप इसमें क्वालिफाई होंगे तो बाकी के 5 पार्ट तब आपके चेक होंगे। तो ध्यान रखिएगा, 130 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है और इसमें 3 घंटे का समय आपको टोटल दिया जाता है। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। इसके बाद में बाकी इंपॉर्टेंट चीजों को एक बार कवर कर लेते हैं। टीजीटी एग्जाम के पैटर्न में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी आपको बताई कि फॉर ऑल सब्जेक्ट, ये आपको नोटिफिकेशन का ही कटिंग दिखा रहा हूं, फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ टीजीटी पार्ट 1 to 5 विल बी कॉमन। तो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपके, चाहे आप हिंदी से भर रहे हैं, चाहे इंग्लिश से भर रहे हैं, चाहे आप मैथ से भर रहे हैं, सबका पार्ट 1 to 4 कॉमन रहता है, केवल सब्जेक्ट स्पेसिफिक चेंज होता है। पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है और पार्ट 6 विल बी एज पर दी ऑप्शन एक्सरसाइज, मतलब जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है वो आप इनमें से चूज कर सकते हैं। बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो आप चूज कर पाएंगे यहां से। चलिएगा, अभी अब आगे चलते हैं। इसके बाद में अब अगला सवाल आपके मन में आता है कि क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यस, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। तो यहां पर क्या है कि 1 नंबर आपको सही प्रश्न के लिए दिया जाता है और आप कोई गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसका 0.25 नंबर काट लिया जाता है। सो देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग। तो याद रखेंगे, इसको भी नेगेटिव मार्किंग होती है। चलिएगा, अब आगे चलिएगा। मोड ऑफ द एग्जाम क्या है, मतलब ये एग्जाम ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, ये भी काफी लोगों का सवाल होता है। तो इस वीडियो में इसका भी समाधान है कि ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, OMR बेस्ड होता है, पेन पेपर वाला एग्जाम होता है। इसमें आपको OMR सीट फिल करनी होती है, गोले भरने होते हैं, देन आपका जो पेपर है वो लिया जाता है। ठीक है, इसमें आफ्टर दैट आगे चलते हैं। चॉइस ऑफ द मीडियम ऑफ एग्जाम, ये बहुत बच्चों का डाउट होता है। पिछले कुछ एग्जाम्स में ये डाउट सबसे ज्यादा लोगों ने मेरे से पूछा है कि चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ एग्जाम, कि आप एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। इस चीज को लेकर काफी लोगों के डाउट आते हैं, तो अब मैं क्लियर कर देता हूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चीजें बताता हूं आपको।
पेपर का जो मोड होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है पेपर आपका, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी इंग्लिश इंग्लिश में आएगा, हिंदी हिंदी में आएगा, पेपर का मोड दोनों लैंग्वेज का रहेगा। पार्ट 1 to 4। पार्ट 5 जो होगा, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, वो आपकी रीजनल लैंग्वेज से होगा। यानी कि मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी बोथ हिंदी एंड द इंग्लिश। हाउएवर इन केस ऑफ टीजीटी, ठीक है, टीजीटीज मिसलेनियस कैटेगरीज, टीचर्स एंड हॉस्टल वार्डन, द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इन पार्ट 6 विल बी कंडक्टेड इन द रीजनल लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। तो आप जो रीजनल लैंग्वेज चूज करेंगे तो आपका जो डोमेन नॉलेज वाला जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाला है वो आपका उसी में आएगा आपका, ठीक है, पार्ट 6 जो होता है। फर्दर फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी थर्ड लैंग्वेज द मीडियम ऑफ द टेस्ट ऑफ द पार्ट 5 डोमेन नॉलेज विल बी कंसर्न्ड थर्ड लैंग्वेज। अब होता क्या है कि एक थर्ड लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज जो है आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, तो एक थर्ड लैंग्वेज से आप चूज कर सकते हैं पेपर को देने के लिए, ठीक है। तो आप अगर वो थर्ड लैंग्वेज चूज करते हैं तो आपका जो डोमेन नॉलेज होगा पांचवा पार्ट, वो पूरा का पूरा किस में आएगा आपका, वो रीजनल लैंग्वेज में आएगा आपका। अदरवाइज पूरा पेपर हिंदी और इंग्लिश में ही होगा, लेकिन अगर आप थर्ड लैंग्वेज चूज कर रहे हैं तो आपकी डोमेन नॉलेज आपकी उस रीजनल लैंग्वेज में दी जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलिएगा अभी नेक्स्ट, इसके बाद में अगला सवाल आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको बता देता हूं कि जो टीजीटी वाला एग्जाम होता है, तो सबसे पहले टीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट से आप भर पाते हैं। आपका इंग्लिश है, हिंदी है, थर्ड लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, साइंस एंड सोशल साइंस है। तो ये सब्जेक्ट आपके होते हैं जिनसे आप टीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आप एलिजिबल हैं, एक बार जान लीजिएगा। इसके लिए जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो आपकी इसेंशियल है वो क्या है, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ द रीजनल कॉलेज ऑफ द एजुकेशन, RIE इसको हम बोलते हैं, तो ऑफ द NCERT ऑफ द NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट, जो आपके 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं। लाइक जैसे आपका BSc एजुकेशन होता है, ठीक है, BA एजुकेशन होता है, आपने इस तरीके का कोई 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हो, या फिर बैचलर डिग्री, बैचलर में ऑनर्स डिग्री आपने कर रखी हो इन द कंसर्न सब्जेक्ट। जैसे आप हिंदी से देना चाहते हैं टीजीटी, आपने टीजीटी को, आपने हिंदी को BSc ऑनर्स किया है, BA ऑनर्स किया है आपने, या BSc मैथ्स ऑनर्स की है, तो आप जो है एलिजिबल होते हैं इस चीज के लिए। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड requisite subject for at least 2 year in the 3 year degree course। तो आपके जो requisite सब्जेक्ट हैं वो आपने कम से कम 3 साल के कोर्स में 2 साल आपने जरूर स्टडी करे हो, ठीक है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसमें एक चीज और आती है, अगर आप टीजीटी म्यूजिक से देना चाहते हैं तो म्यूजिक के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है आपका, आ बैचलर डिग्री विद म्यूजिक फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप जो है टीजीटी म्यूजिक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। देन इसके बाद में टीजीटी आर्ट्स के लिए क्या है वो देख लीजिएगा, डिग्री इन द फाइन आर्ट्स क्राफ्ट फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और BEd डिग्री इन द फाइन आर्ट फ्रॉम द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आपने जो है आपका जो BEd डिग्री है वो कर रखी हो फाइन आर्ट्स में, ठीक है, या फिर आपने डिग्री ले रखी हो फाइन आर्ट में या क्राफ्ट आर्ट में, ठीक है, तो ये आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद में टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए क्या होता है वो देख लीजिएगा, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन द फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें अगर हम बात करते हैं EMRS की, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जो है आपके सामने KVS लिखा हुआ है, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर हम जो है EMRS लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारी जो वीडियो है ये EMRS के लिए है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या होगा यहाँ पर EMRS के लिए पीजीटी में क्राइटेरिया। तो EMRS पीजीटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होने वाला है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन डीम्ड एज द यूनिवर्सिटी फॉलोइंग सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि आप जैसे जिस सब्जेक्ट से पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए। जैसे आप हिंदी से देना चाहते हैं तो आपके पास जो पीजी की डिग्री है वो हिंदी में होनी चाहिए, ठीक है, लाइक दैट। इसके बाद में आप कौन कौन सब्जेक्ट से दे सकते हैं वो थोड़ा एक बार मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए पोस्ट जैसे पीजीटी इंग्लिश है तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में,
आप पीजीटी हिंदी करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री हिंदी में होनी चाहिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स में होनी चाहिए, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स में, पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी जूलॉजी या बायोलॉजी में किसी में भी आपके पास पीजी है तो आप भर सकते हैं, पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में आपकी होनी चाहिए पीजी, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी आपकी होनी चाहिए, पीजीटी कॉमर्स के लिए कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग as a major subject of the study. Holders of degree of M.Com in the applied or business economics shall not be eligible. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा। पीजीटी इकोनॉमिक्स में आपके पास इकोनॉमिक्स से होनी चाहिए पीजी डिग्री, और पीजीटी रीजनल लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो रीजनल लैंग्वेज में आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं ईएमआरएस में पीजीटी, ईएमआरएस में आपके पीजीटी के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं उसको भी एक बार मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, जो आप ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो जो आप ध्यान से देखेंगे ईएमआरएस के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए पीजीटी के लिए। मास्टर डिग्री इन द एनी सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव विल नॉट बी कंसीडर्ड एलिजिबल, ठीक है, जो मैंने अभी सब्जेक्ट आपको बताए हैं, इन सब्जेक्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। इसके साथ में और इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि कैंडिडेट पोजेसिंग मास्टर डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन द सब्जेक्ट एज मेंशन्ड अबव विल ओनली बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल। जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें आप लोग एलिजिबल होने चाहिए, तभी आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। साथ के साथ बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड। 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आपने कर रखा है तो उसके लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन अदरवाइज आप अगर 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं कर रहे हैं तो बीएड उसके लिए जरूरी चाहिए। चाहे आप टीजीटी की परीक्षा दे रहे हो और आप चाहे पीजीटी की परीक्षा दे रहे हो, बीएड आपका इसमें कंपलसरी मांगा गया है। साथ के साथ में अगर हम बात करते हैं, आप अगर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के साथ में जाते हैं तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपने एमएससी कर रखी हो कंप्यूटर साइंस में, आईटी में एमसीए कर रखा हो किसी यूनिवर्सिटी से, आपने एमई कर रखा हो या एम टेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, या किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, टीजीटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और होती है, वो मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूं। जब हम टीजीटी की बात कर रहे थे तो टीजीटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और मांगता है आपका, जो काफी लोगों के पास होनी जरूरी है, दैट इज अ सीटेट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो सीटेट सर्टिफिकेट इसमें जरूर मांगा जाता है। तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं टीजीटी के लिए तो आपके पास में बीएड होना जरूरी है यहां पर, और बीएड के साथ में सीटीईटी का जो पेपर 2 है ये पास होना आपके लिए कंपलसरी है। तो सीटेट का जो सेकंड पेपर है वो आपने पास कर रखा हो तो आप जो है टीजीटी का जो पेपर है वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिएगा अभी आगे चलते हैं। इसके बाद में हमारे पास में अब बात आती है एज लिमिट की, कि आप कितनी आयु तक जो ईएमआरएस टीजीटी है और पीजीटी की परीक्षा को दे सकते हैं, ठीक है, और इसमें एज रिलैक्सेशन क्या होता है, दोनों ही चीजों पर मैं डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो पीजीटी के लिए आपकी मैक्सिमम एज 40 साल यहां पर होनी चाहिए, और आप अगर टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम एज 35 साल आपकी होनी चाहिए। लेकिन एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो। अब ये रिजर्व कैटेगरी क्या है और क्या इनके लिए एज रिलैक्सेशन होता है, आइए इसको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये मैंने नोटिफिकेशन से ही कट किया है, तो यहां पर जो शेड्यूल कास्ट होती है, एससी या एसटी कास्ट होती है, उसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है एज में। आपके अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपका 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। कैंडिडेट विद 3 इयर्स कॉन्टिन्यूअस सर्विस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड द पोस्ट आर इन सेम और अलाइड कैडरे, तो उसको 5 साल का जो है यहां पर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल्ड इन यूटी, और आपका किसी यूनियन टेरिटरीज का डोमिसाइल आपके पास में है ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर की ड्यूरिंग 1/1/1980 टू 31/12/1989 तक, तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन यहां पर है। वुमेन्स कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी से वोमेन है, ओनली इफ अप्लाइड फॉर टीजीटी पोस्ट, तो टीजीटी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आप वोमेन कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आप जो है 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी पोस्ट को, और अप्लाई कर सकते हैं आप पीजीटी पोस्ट को 50 साल तक। तो बहुत अच्छी बात है। आजकल क्या होता है कि ना, वुमेन्स को ज्यादा एम्पावरमेंट देने के लिए आपका ये चीज इनिशिएटिव लिए गए हैं कि वुमेन्स को 10 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया जा रहा है। पर्सन विद द डिसेबिलिटी, तो आप डिसेबिलिटी के साथ पर्सन है तो उसमें और भी आपका जो है रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं और फिजिकली डिसेबल हैं तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन है।
आप अगर जो है ओबीसी कैंडिडेट हैं, फिजिकली डिसेबल हैं, तो आपको 13 साल का एज रिलैक्सेशन है। आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं फॉर दी वोमेन विद द डिसेबिलिटी, ठीक है, तो आप जो है क्लोज ई इज नॉट एप्लीकेबल, तो उसमें आपका 10 साल का ही एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। आगे चलते हैं, तो इसमें आगे दिया गया है कि फॉर अदर देन परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन द ईएमआरएस एज ऑन 1/1/2023 एंड इज वर्किंग टिल डेट, यानी कि टिल डेट तक जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं आपके ईएमआरएस में, उनके लिए 55 ईयर तक जो है एज रिलैक्सेशन है। ईएमआरएस के जो एम्प्लॉय हैं हु आर अपॉइंटेड ऑन द रेगुलर पे स्केल, उनके लिए 55 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके बाद में। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज हमारे पास यहां पर आती है वो आती है सैलरी स्ट्रक्चर, कि किसको क्या सैलरी दिया जाता है, इसको एक बार देख लेते हैं, फिर आफ्टर दैट सिलेक्शन प्रोसेस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिएगा यहां पर जो पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, आप अगर इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज या लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको लेवल 7 के अकॉर्डिंग जो है ग्रेड पे दिया जाता है, यानी कि 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपका सैलरी होता है। अगर आप अदर टीजीटी या मिसलेनियस पोस्ट के लिए आते हैं, लाइक आपने जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर, आर्ट या म्यूजिक के लिए अप्लाई किया है, तो आपका जो लेवल 6 रहेगा, यानी 35,400 से 1,12,400 आपकी सैलरी रहेगी। हॉस्टल वार्डन के लिए जो सैलरी होती है वो आपकी लेवल 5 की होती है, 29,200 से 92,300 तक, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं पीजीटी पोस्ट के लिए, तो पीजीटी पोस्ट के लिए क्या सैलरी होता है, प्रिंसिपल का सैलरी होता है लेवल 12 का 78,800 से 2,09,200 आपका सैलरी होता है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए इन सब्जेक्ट का सैलरी होता है 47,600 से आपका 1,51,100, ठीक है। साथ के साथ में आपका अकाउंटेंट के लिए सैलरी होता है 35,400 से स्टार्टिंग, जीएस से आपका होता है 19,900 से, और आपका लैब अटेंडेंट का होता है आपका 18,000 से 56,900 तक। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाती है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में अब जब हम आगे जाते हैं तो आपको दो चीजें देखने के लिए मिलती हैं। सिलेक्शन कैसे होता है इसके अंदर, तो जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है, तो रिटन एग्जामिनेशन होता है एंड देन आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। तो रिटन एग्जामिनेशन इसमें होगा आपका रिटन एग्जाम, एंड आफ्टर दैट इसमें जो है आपका जो है इंटरव्यू यहां पर कंडक्ट कराया जाएगा। तो इन दो चीजों के बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन यहां पे लिया जाता है। तो भाई आप सभी लोग अगर तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस के लिए, तो ये जो है आपकी बहुत बड़ी एक वैकेंसी आपका वेट कर रही है जो आने वाली है। जस्ट अपनी प्रिपरेशन को आज ही स्टार्ट करिएगा ताकि आप लोग जो है अपना सिलेक्शन यहाँ पर ले सकें, ठीक है। तो भाई जुड़े रहिएगा आप टेक्स्ट बुक के साथ ऐसी ही क्रिएटिव इन्फॉर्मेशन के लिए। कोई डाउट है, कोई कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, कोई कोर्स लेना है आपको या किसी प्रकार के हेल्प है। ये कोड यूज करेंगे तो आपको हमेशा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कमल कोड आपको यूज करना है, ठीक है, किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिएगा, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। मुलाकात करेंगे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ गुड, बाय बाय।